डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं MHI03 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखा गया है कि कई सालों में ये क्वेश्चन जो है बच्चों आ चुका है। टॉपिक का नाम है सामान्यकरण क्या है, इतिहास लेखन में सामान्यकरण की क्या भूमिका है, इस पर विवेचना कीजिए। बच्चों, आपको ये बात तो पता ही होगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन में बार बार रिपीटेशन के सेंस में होता है। मतलब तो हम क्यों ना कम समय में एक ऐसी तैयारी करें जिससे कि वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ ही जाए जिसकी तैयारी हम कर रहे हैं। तो ये वो क्वेश्चन आपका हो सकता है जो आपके एग्जाम में आ सकता है इस बार भी। सामान्यकरण क्या है, इस पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, विस्तार से जानेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है, इसमें जो आपत्तियां हैं या इसके जो सीमाएं हैं, निष्कर्ष है। और जो आपको तो पता है निष्कर्ष बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है आपके सॉल्यूशन स्टेप्स में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आपको आएगा, समझ में आएगा। देखिए, किसी भी टॉपिक की शुरुआत बच्चों आप प्रयास कीजिए हेड पॉइंट से करेंगे, और हेड पॉइंट में प्रस्तावना हो या परिचय हो या उसकी पृष्ठभूमि हो। ऐसा लिखने से क्या होता है, टीचर जो होता है थोड़ा सा इंप्रेस होता है आपसे। एमए के लेवल के एग्जामिनेशन को जब हम प्रिपेयर करते हैं या एग्ज़ाम देते हैं तो एक हमारा भी एक लेवल होना चाहिए, लिखने का स्टाइल होना चाहिए, एक फॉर्मेट होना चाहिए। तो किसी भी विषय पर जब हम अपना जानकारी प्रस्तुत करते हैं तो प्रयास करते हैं कि हम किसी भी बात को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। हमारे लिखने का तरीका एक बहुत इंप्रेसिव होना चाहिए। तो प्रयास करना आप अपने जितने भी सॉल्यूशंस को लिखें उस पर हेड पॉइंट का इस्तेमाल जरूर करें। हमारा पहला जो हेड पॉइंट है उसका नाम है प्रस्तावना। प्रस्तावना को आप एक तरह से पृष्ठभूमि भी कह सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन कह सकते हैं, किस टॉपिक में आप क्या कैसे पढ़ने वाले हो। देखिए लिखा क्या है यहाँ पर, सामान्यकरण इतिहासकारों के काम करने के तरीकों का एक महत्वपूर्ण पहलू है। मतलब ये जितने भी इतिहासकार होते हैं उनका जो काम करने का जो तरीका होता है, लिखने का जो तरीका होता है, वो कहीं ना कहीं सामान्यकरण से ही प्रभावित होता है। अर्थात हर इतिहासकार को किसी भी विषय पर लिखने से पहले उस विषय पर जो पूरा का पूरा जो ढांचा लिखा जाएगा वो कहीं ना कहीं सामान्यकरण पर ही निर्भर होता है। यह एक जटिल और व्यापक यह एक जटिल और एक व्यापक विषय माना जाता है। मतलब ये है कि इस पर पूरा का पूरा अच्छे से शोध होना चाहिए, अच्छा सा मतलब इस पर जानकारी होना चाहिए, तब जाके कोई इतिहासकार अपने विचारों को, अपनी बातों को प्रस्तुत कर पाता है। कहते हैं कि इतिहासकारों के कौशल पर सामान्यकरण असर डालता है। सही बात है, सामान्यकरण ही वो चीज़ है जो इतिहासकार के कौशल पर, कौशल मतलब उसकी स्किल कैसी है, वो किस हद तक किसी विषय पर बात करेगा, ये किस हद तक किसी इतिहास पर बात लिखेंगे, ये बहुत मैटर करता है सामान्यकरण पर। तो बात फंसता है, ये सामान्यकरण होता क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं सामान्यकरण क्या है। सामान्यकरण क्या होता है, तथ्यों के बीच का संबंध होता है। यह एक प्रकार का निष्कर्ष माना जाता है जो प्रक्रियाओं के बीच उदाहरण प्रस्तुत करने वाला संबंध स्थापित करता है। पढ़ने में थोड़ा सा तो अजीब लगता ही है, बट एक उदाहरण से बात को समझेंगे तो हम समझ जाएंगे कि सामान्यकरण क्या है। चलिए अगर मैं आपसे किसी स्टोरी पर बात करता हूँ, किसी कहानी की बात करते हैं, और अगर मैं कहानी की बात करूँ और आपको उस कहानी के बारे में बस थोड़ी सी ही बात बताऊँ, पूरी कहानी ना बताऊँ, तो क्या वो कहानी आपको समझ में आ जाएगी? नहीं आएगी। या आपको समझ में भी आएगी तो वहीं तक आएगी जहाँ तक मैंने आपको बताया है। किसी कहानी का पूरा सोर्स अगर वो अव्यवस्थित है और या फिर तथ्य जो है अलग अलग तरीक़ों से सोर्स प्राप्त हो रहे हैं, तो वो कम्प्लीटली अभी पूरा नहीं हो पाएगा जब तक कि इसके पूरे तथ्यों को, पूरे अव्यवस्थित आंकड़ों को या जानकारी को एक सूत्रबद्ध न किया जाए, एक चेन में न पुराया जाए। जैसे उदाहरण के लिए मोती के दाने, बहुत सारे मोतियाँ हैं, मोतियों के दानों को जब तक एक रस्सी में, एक धागे में जब तक सूत्रबद्ध नहीं करेंगे तब तक वो माला का रूप नहीं ले सकता। समझिए इस बात को। अगर मोतियाँ अलग अलग है तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आपको हाथ में खाली एक मोतियों का कुछ समूह पकड़ा दूं और कहूँ ये माला है पहनो, तो क्या आप उन मोतियों के मालों को पहन पाओगे? ठीक से नहीं पहन पाओगे। ऐसे ही कुछ आंकड़े मैं आपको दे दूं और वो आंकड़े अव्यवस्थित हो, उसका कोई चेन ना हो, बस आपको कुछ बातें बता दूं और कहूँ कि यही चीज़ है, तो क्या आप समझ जाओगे? नहीं ना। तो ऐसे ही बच्चों क्या होता है, सामान्यकरण एक हेल्पर होता है, एक हमारे को सपोर्ट करता है कि हमारे पास जो तथ्य हैं, जो जानकारी है, जो अव्यवस्थित आंकड़े हैं, उनको सामान्यकरण क्या करता है, सबसे पहले उनको पिरोता है, अर्थात सूत्रबद्ध करता है, उन्हें एक ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज उस मैटर को परोसता है, ताकि जब हम उस मैटर को समझें तो हमें उसका सेंस पूरा समझ में आए। साथ के साथ इस बात को आप ये भी समझ सकते हो कि हमारे पास अगर किसी बात की जानकारी टुकड़ों में है या अव्यवस्थित ढंग से है, उस कहानी के सोर्स हमारे पास आगे पीछे आ गया है,
तो ओबियसली हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उस कहानी के सोर्स को, तथ्य को, कंटेंट को, या उसकी जानकारी को सबसे पहले हमें ऑर्डर वाइज सेट करना पड़ेगा। आपको तो पता है ना कि रामायण में घटना घटी, रामायण में सबसे पहले क्या हुआ, रामायण में सबसे पहले भाई दशरथ, इनके 3 बीवियाँ, उनके 4 पुत्र, सबसे बड़े भाई राम। अब इन सारी बातों को हम अगर आगे पीछे मैं आपके सामने दे दूँ, सबसे पहले मैं सीता जी का हरण के बारे में बता दूँ, सबसे पहले मैं रावण का जो जो उसका जो युद्ध था वही बता दूँ, तो क्या आप रामायण को अच्छे से समझ पाओगे? नहीं ना। ऐसे ही कोई भी जानकारी अगर आपके पास है और वह जानकारी अगर अभी फ़िलहाल अव्यवस्थित है, तो सबसे पहले आपको सामान्यकरण की मदद से उसे व्यवस्थित करना होगा, फिर उन तथ्यों के बीच में रिलेशन मेंटेन करना होगा, उसे कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा, फिर उसका एक निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। तो इन सारे ऑर्डर को बैलेंस करना, किसी आंकड़ों को बैलेंस करना, प्रस्तुत करना ऑर्डर वाइज, सीक्वेंस वाइज, और एक सेंसफुल कहानी, एक सेंसफुल इतिहास प्रस्तुत करना बच्चों सामान्यकरण कहलाता है। तो ओबियसली जाहिर सी बात है, कोई भी इतिहासकार जो होता है वो जब भी उसके पास तो कोई आंकड़े आता है, कोई अव्यवस्थित तथ्य आते हैं, तो इतिहासकार क्या करता है, सबसे पहले उन तथ्यों को, उन आंकड़ों को सूत्रबद्ध करता है, एक आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में उसे व्यवस्थित करता है, और फिर देखता है कि क्या इसका सेंस आया, क्या यह इतिहास की घटना सच में घटी थी, क्या इसे तथ्य माना जा सकता है। तो ये सामान्यकरण एक हिस्सा इसका मानते हैं। इतिहासकार के लिए तो सामान्यकरण एक समझ लीजिए कंपल्सरी सेंस में होता है कि बिना इसके तो कोई इतिहासकार किसी इतिहास पर चर्चा कर ही नहीं सकता। तो अब आप समझेंगे इस बात को। सामान्यकरण क्या है? तथ्यों के बीच का संबंध होता है, एक प्रकार का निष्कर्ष होता है। अगर सामान्यकरण नहीं करेंगे ना, तो कोई भी जो कहानी होती है ना, वो तो कहानी ना होकर तथ्य कहलाएगा, या कुछ आंकड़ों का समूह भर कहलाएगा। जैसे मान लो, जब तक मोतियों को धागे में नहीं डालेंगे तब तक वो माला नहीं कहला सकता। ऐसे ही जब तक हम किसी तथ्य को, आंकड़ों को, डेटा को जब तक सामान्यकरण नहीं करेंगे, तब तक वो केवल कहानी नहीं माना जाएगा या इतिहास नहीं माना जाएगा, वो केवल कंटेंट माना जाएगा। तो ये एक टॉपिक था। इसी के साथ नीचे बढ़ते हैं हम। सामान्यकरण क्या है? एक साधन है जिसके जरिए इतिहासकार अपनी सामग्री को समझते हैं तथा किसी तथ्य पर अपनी समझ को दूसरे तक पहुंचाते हैं। सही बात है। सामान्यकरण क्या है? इतिहासकार के लिए तो एक तरह से उसका एक टूल, एक तरह से जिसका वो इस्तेमाल करता है। उसके पास जो भी सामग्री होती है, जो भी उसके पास चीज़ें होती हैं, सबसे पहले वो उसको अरेंज करता है, फिर होता है, समझता है, और समझने के बाद वो एक कहानी के रूप में उसे व्यवस्थित करता है। उसके बाद वो अपनी बात को फिर सामने तक, आप तक, हम तक पहुंचाते हैं। जैसे कि 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति को किसी इतिहासकार ने सीधे थोड़ा ना लिख दिया होगा। सबसे पहले उसने भी तथ्य जुटाए होंगे, सारे आंकड़ों को जुटाया होगा, बहुत सारी बातों को, कहानियों को उसने सबसे पहले लिखा होगा, समझा होगा। फिर उसके बाद उन सबको ऑर्डर वाइज, आरोही क्रम में, जैसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये सारी बातें जब वो अरेंज करता है, तो कहीं ना कहीं सामान्यकरण की मदद से ही वो सब कुछ करता है। तो सामान्यकरण एक तरह से इतिहासकार के लिए क्या है? एक साधन है, एक हेल्पर है, टूल है एक तरह से, जो वो अपनी सारी सामग्री को क्या करता है, सबसे पहले अरेंज करता है, फिर वो एक कहानी के रूप में इतिहास लिखता है, फिर वो हम तक वो शेयर साझा करते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? किसी भी घटना का विश्लेषण और व्याख्या सामान्यकरण की मदद से ही पूरा होता है। बिल्कुल सही बात है ये, कि कोई भी घटना जिसके बारे में आज हम जानते हैं या उसका विश्लेषण कर पाते हैं या उसकी व्याख्या कर पाते हैं, कहीं ना कहीं ये सब सामान्यकरण की मदद से ही है। जैसे कि मान बैठिए ना कि आपके पास तो केवल मोती के दाने ही तो थे, खाली आंकड़े भर तो थे, लेकिन सामान्यकरण एक धागे की तरह होता है। धागा जैसे मोतियों को एक माले का रूप दे देता है, एक चेन का रूप दे देता है, ठीक ऐसे ही सामान्यकरण क्या करता है? उन घटनाओं को एक सूत्रबद्ध रूप दे देता है, जिससे कि वह घटना एक इतिहास के रूप में प्रस्तुत होती है, और फिर उस घटना को जब कोई पढ़ता है तो उसका विश्लेषण भी कर पाता है, उसको समझ भी पाता है, उसको एक्सप्लेन भी कर पाता है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। आगे का नेक्स्ट अब हेड पॉइंट फिर से आ गया नेक्स्ट, वो तो फिनिश हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट हेड पॉइंट की, सामान्यकरण के वैरायटीज़ क्या होते हैं। बेसिकली बच्चों, सामान्यकरण के जो टाइप्स हो सकते हैं वो 3 तरह के यहाँ पे बताए गए हैं। एक तो है बच्चों आपका निम्न स्तरीय, एक है मध्य स्तरीय, और एक है आपका उच्च स्तरीय। उच्च स्तरीय को आप व्यापक स्तर भी कह सकते हैं। बात एक ही है, बारी बारी इन तीनों के बारे में जानेंगे कि निम्न स्तरीय क्या होता है, मध्य स्तरीय क्या होता है, उच्च स्तरीय क्या होता है। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं निम्न स्तरीय का। होता क्या है कि निम्न स्तरीय सामान्यकरण उसे कहते हैं जहाँ किसी घटना का वर्गीकरण अथवा कालबद्ध करना। हमारे पास कोई जानकारी आ गई, कोई तथ्य आ गया, कंटेंट, आंकड़े आ गए, और उस आंकड़ों को हमें एक स्पेसिफिक काल में अरेंज करना है कि भाई ये सारी घटनाएं इस काल में हुआ है, ये इस काल से संबंधित हैं।
तो जब हम किसी आंकड़ों को घटना को स्पेसिफिक करते हैं, स्पेसिफिक क्लासीफाई करते हैं कि हाँ भाई ये घटना इस काल से संबंधित है, इस काल में ये हुआ, इस काल में ये हुआ। आप उदाहरण के लिए इस बात को ले लीजिए, जैसे कि आपने हमारे पास कुछ कंटेंट्स हैं। अब हड़प्पा सभ्यता के कुछ हमारे पास आंकड़े हैं, तो उस हड़प्पा सभ्यता के जो आंकड़े हमारे पास हैं तो उन सारे आंकड़ों को हमें क्लासीफाई करना है। सपोज कुछ हमारे पास अवशेष मिले, जैसे कि वह अवशेष खेती से संबंधित हो सकते हैं, जैसे हल मिला है ना, आपको तो पता ही होगा कि हमें हल के निशान मिले हैं, अनाज के दाने मिले हैं। तो इससे क्या हुआ, इससे हमने क्लासीफाई किया, वर्गीकरण किया कि हाँ हड़प्पावासी जो थे खेती करना जानते थे। ऐसे ही हमने हड़प्पावासी के वो जो मोहनजोदड़ो में जो विशाल एक स्नानागार मिला, तो इससे हमें पता लग पाया कि हाँ भाई हर घर में स्नानागार था, परंतु मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा स्नानागार मिला है। तो जब हम आंकड़ों को क्लासीफाई करते हैं, जैसे ये आर्थिक वाला सेक्टर हो गया, ये सामाजिक सेक्टर हो गया, ये पॉलिटिकल था, तो इन चीज़ों को जब हम किसी काल घटना को, स्पेसिफिक काल घटना को, उनसे संबंधित सारी चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं कि ये सामान इस वर्ग का है, ये सामान इस वर्ग का है, ये घटना राजनीतिक है, ये घटना आर्थिक है, तो इस घटना को हम बोलते हैं निम्न स्तरीय घटना। यहाँ पे कुछ और भी उदाहरण ले रखे हैं। उदाहरण के लिए कोई तथ्य, कोई आर्थिक है, हो सकता है मेरे पास कोई जानकारी है, वो जानकारी किससे संबंधित है, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक से। मेरे पास कोई जानकारी है, सामाजिक से संबंध जुड़ा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था। कोई कहते हैं हड़प्पा सभ्यता में सब समान थे, सब बराबर थे। कोई कहता नहीं हड़प्पा सभ्यता में ना सब समान थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे। कुछ इसी प्रकार कहीं पर व्यक्ति की बात करते हैं, तो व्यक्ति की बात करते हैं तो व्यक्ति में जाति की बात आती है, धर्म की बात आती है, क्षेत्र की बात आती है, पेशे से आती है। तो इन सारी बातों को हम कहीं ना कहीं जब क्लासीफाई करते हैं, जब हम बांटते हैं, तो इन्हें बोलते हैं निम्न स्तरीय सामान्यीकरण। समझ पाए बच्चों? चलिए अब हम नेक्स्ट वाले पॉइंट की बात करते हैं, जिसका पॉइंट है मध्य स्तरीय घटना। अब सवाल उठता है कि मध्य स्तरीय क्या है। तो मध्य स्तरीय सामान्यीकरण तब कहलाता है जब कोई इतिहासकार किसी विषय के अध्ययन के सभी तत्वों के बीच संबंध खोजने का प्रयास करता है। यानी कि उदाहरण के लिए, जब इतिहासकार किसी विशेष समय स्थान पर हुए घटना के अंश का अध्ययन करे और वे इस घटना के आगे पीछे के संबंधों को भी समझने का प्रयास करें। अब मान लीजिए इतिहासकार किसी विषय पर बात कर रहा है। अब जैसे 1857 की घटना घटी। अब 1857 की घटना घटी तो जाहिर सी बात है एकदम ही तो नहीं हुआ होगा। ये भी आपको पता है कि अचानक से ही सैनिकों ने विद्रोह किया था। तो सैनिकों ने अचानक से तो विद्रोह नहीं किया होगा, जरूर इसके पीछे का कोई बैकग्राउंड रहा होगा, जरूर इसका कोई ना कोई मैटर पास्ट में रहा होगा। तो जब इतिहासकार किसी घटना पर कोई बात लिखता है तो उसे लिखने से पहले उस स्थान से संबंधित उससे सब पहले वाली घटना, उसके आगे की सारी घटना को समझने का जब प्रयास करता है, तब इस घटना को हम मध्य स्तरीय कहीं ना कहीं सामान्यीकरण कहते हैं। मतलब ये इतिहासकार जब किसी घटना को लिखे, समझे और सबसे पहले उस घटना से होने से पहले वाली घटना के बारे में और उस घटना के बाद वाली घटना के बारे में अध्ययन करें और फिर एक एनालाइज करें और फिर इस घटना को आपके सामने परोसे, तो आप उसे मध्य स्तरीय सामान्यीकरण कह सकते हो। यानी ये वाला जो लेवल होता है मध्य स्तरीय होता है। ठीक बच्चों, इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं उच्च स्तरीय। इसे उच्च स्तरीय कह लीजिए या व्यापक कह लीजिए, बात एक ही है। नाम ही है उच्च स्तरीय या नाम ही है इसमें व्यापक, मतलब जाहिर सी बात है इसका जो लेवल है एकदम थोड़ा सा हाई है। जब इतिहासकार किसी समाज के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, अर्थात आप समझ गए कॉमन सेंस में कि सारे क्षेत्रों का जब एक ही साथ इतिहासकार अध्ययन करे, कोई सेक्टर छूटे ना। नोटिस करो, आर्थिक है, राजनीतिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, भौगोलिक है, जब एक साथ कोई इतिहासकार सारे क्षेत्रों का अध्ययन करे तो इसे व्यापक सामान्यीकरण के रूप में हम समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई यूरोपीय विद्वान हमारे एशियाई देशों के आर्थिक और सामाजिक इतिहास को पढ़ता है तो वो ये नोटिस करता है कि हाँ इस दौरान उपनिवेशवाद की समझ रही होगी। मतलब ये कि हमारे इतिहास के बारे में जब कोई विद्वान पढ़ता है ना, बाहर के विदेशी, तो कहीं ना कहीं जब जिस वक्त वो हमारे इतिहास को पढ़ रहा होता है तो इस बात को समझ जाता है कि हाँ इस वक्त का भारत गुलाम था ब्रिटेन का। तो उसके मन में कहीं ना कहीं, आप चाहे सामाजिक की बात कर लो, आर्थिक की बात कर लो, संस्कृति की बात कर, सारे पहलुओं पर उसके मन में एक बात घूम रही होगी कि हाँ इस वक्त का भारत उपनिवेशवाद था, गुलाम था। तो जब कहीं ना कहीं उनका माइंड सेट हो गया कि इन सारे क्षेत्रों पर किसका प्रभाव रहा होगा, उपनिवेशवाद का प्रभाव रहा होगा, तो इसे क्या कहते हैं, व्यापक सामान्यीकरण कहते हैं। जब इतिहासकार सारे क्षेत्रों का अध्ययन करें किसी घटना का,
उदाहरण के लिए मैंने आपको गुलाम भारत के बारे में बताया, तो गुलाम भारत में जब कोई इतिहासकार हमारे भारत में बारे में पढ़ेगा तो आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब कुछ पढ़ेगा, लेकिन मन में क्या चल रहा है उसके कि इस वक्त का भारत क्या था, उपनिवेशवाद था, गुलाम था। तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात चलेगी। अब बच्चों, सामान्यकरण से कुछ आपत्तियां भी हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये चीज़, ये प्रोसेस, ये सामान्यकरण गलत है। देखते हैं उनका क्या कहना है। तो कुछ इतिहासकार या विद्वान सामान्यकरण के खिलाफ हैं और मुख्यतः 3 बड़ी बातें हैं खिलाफ होने के, आपत्तियों के 3 बड़े कारण। वही तीनों के बारे में फटाफट पढ़ लेते हैं। तो पहली आपत्ति क्या है? कुछ लोगों का मत है कि तथ्यों को सामान्यकरण से अलग कर देना चाहिए, जबकि हम जानते हैं कि सामान्यकरण ही तथ्यों को तथ्य बनाता है। देखिए, कुछ क्या कहते हैं कि सामान्यकरण वेस्ट है, इसका कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इतिहासकारों को सामान्यकरण का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज़रा आप ही बताइए, क्या ये पॉसिबल होगा कि बिना धागे के मोती का माला बन जाए? पॉसिबल ही नहीं है। और कुछ इतिहासकार कह रहे हैं कि नहीं, किसी भी घटना को लिखने के लिए सामान्यकरण की आवश्यकता नहीं है, इसे हटा देना चाहिए। जबकि हमें अच्छे से पता है कि सामान्यकरण ही वो एक प्रोसेस होता है जो तथ्यों को तथ्य बनाता है, एक सूत्रबद्ध, एक कहानी के रूप में, इतिहास के रूप में उसे बनाता है। तो इसलिए इस आपत्ति को हम लिखने को लिखेंगे, परंतु उनकी ये जो आपत्ति है, उनका जो एक खिलाफ होना ही गलत है, राइट नहीं है। ठीक, ऐसे ही कुछ विद्वान क्या कहते हैं, उनका कहना है कि विश्व की सभी घटनाएं अद्वितीय होती है, इसलिए किसी घटना की तुलना किसी अन्य घटना से नहीं होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, चलो ये बात मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि सारी घटना अद्वितीय होती है, परंतु हर घटना का कनेक्शन कहीं ना कहीं से प्रेरित होता है ना। हम जानते हैं कि कोई भी घटना घटित होना किसी अन्य घटना से ही प्रेरित होता है। हमारे भारत में जब राष्ट्रीय क्रांति चल रही थी, राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो क्या ऐसा नहीं कि हम भी किसी अन्य देश से प्रेरित थे? क्या दुनिया की सबसे पहली क्रांति फ्रांस की क्रांति हम नहीं जानते हैं? दुनिया में सबसे पहले स्वतंत्रता, बंधुत्व और क्या कहते हैं, समानता का जो विचारधारा परोसने वाला कोई देश था, तो क्या फ्रांस की क्रांति नहीं है? तो हम तो सब जानते हैं दुनिया में क्रांति, दुनिया में सबसे पहले जो एक विद्रोह की आवाज़ उठाने वाला कोई देश था, शुरुआत करने वाला कोई देश था, फ्रांस था। कहीं ना कहीं फ्रांस को ही तो देखा देखी सभी देशों ने बाद में फिर आगे आंदोलन की बात की। तो ये बात सच है कि सभी घटना देते हैं, परंतु ऐसा नहीं कि उसका कनेक्शन किसी और घटना से नहीं है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि कोई जब घटना घटती है तो हम उस घटना को किसी अन्य घटना से कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों, कुछ और भी इतिहासकार हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। वो क्या कहते हैं, सामान्यकरण के कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि कई सामान्यकरण पर्याप्त ढंग से प्रमाणित नहीं होते। कुछ सामान्यकरण को एकदम अटपटे होते हैं। उदाहरण के लिए, अफ्रीका को क्यों पढ़ा जाए? जब किसी देश में तख्ता पलट हो रहा है तो इस देश में भी होना चाहिए। देखिए, कहना चाह रहे हैं कि क्या चाह रहे हैं कि सामान्यकरण में ना जो कंपेयरिंग करते हैं ना, वो कंपेयरिंग गलत होता है। उनका कहना है कि किसी देश में अगर तख्ता पलट हुआ है, सेना ने कर दिया है, तो इस देश में भी होना चाहिए। ये तो हमारी समझ पर डिपेंड करता है ना कि अगर किसी और देश में सेना तख्ता पलट कर रही है तो उस देश की क्या सिचुएशन रही होगी। चलो, उस देश में सेना तख्ता पलट कर रही है अगर, तो हमें अपने देश में इस चीज़ की डिमांड तो नहीं करनी कि भाई उस देश में सेना तख्ता पलट कर रही है तो हमें भी अपने देश में सेना तख्ता पलट कर दे। ये तो डिपेंड करता है सिचुएशन पर। हाँ, लेकिन हम कंपेयर जरूर करते हैं कि भाई हमें पता होना चाहिए कि हम उस देश के बारे में पढ़े, उस देश में क्या हो रहा है हमें पता होना चाहिए। अफ्रीका को क्यों पढ़ना चाहिए हमें? हाँ, सही बात है, हमें अफ्रीका से कोई खास लेना देना है नहीं, बट फिर भी क्योंकि अफ्रीका को पढ़ने से हमें बहुत कुछ जानकारी मिलती है, शायद उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं लेने देने में भारत का फ़ायदा हो या उसका किसी देश से इतिहास का कोई फ़ायदा हो। इसलिए कुछ आलोचक कहते हैं कि हमें अननोन नॉलेज नहीं रखना चाहिए। जैसे अफ्रीका को नहीं पढ़ना चाहिए, सीना तख्ता पलट कर रही तो हमें उसके बारे में नहीं पढ़ना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। सामान्यकरण के एक वो तरीका जिसमें हम कंपेयरिंग करके जब किसी बात को पढ़ते हैं तो इससे हमारा माइंडसेट होता है, हमारा समझ अच्छा होता है। चलिए बच्चों, फिनिशिंग पॉइंट पर आते हैं। सामान्यकरण के सूत्र कहाँ से इसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। इस विषय पर हमारी समझ पहले से ही इतनी होनी चाहिए कि सामान्यकरण प्राप्त करने के लिए ना तो इसके नियम है ना ही इसकी कोई प्रक्रिया है। सही बात है, डिपेंड करता है कम्प्लीटली इतिहासकार पर। इसका कोई प्रोसेस, इसका कोई रूल, इसका कोई नियम नहीं है कि भाई सामान्यकरण ऐसे फॉलो होता है, इसका इस्तेमाल ऐसे होता है। ये डिपेंड करता है इतिहासकार पर कि इतिहासकार किसी जानकारी को, किसी घटना या डेटा को कैसे एनालाइज कर रहा है, कैसे उसे एक माला के रूप में, चेन के रूप में, इसे एक समझ के रूप में प्रस्तुत कर रहा है कहीं ना कहीं। फिर भी कुछ विषयों पर पिछला लेखन एक प्रमुख सूत्र हो सकता है। हाँ, इतिहासकार जब किसी घटना पर लिखता है, कोई बात शेयर करता है, तो हो सकता है इतिहासकार उस विषय से संबंधित कोई पिछला उसके पास नॉलेज हो, पास्ट उसके बारे में पता हो, तो इतिहासकार उसका इस्तेमाल सामान्यकरण के रूप में कर सकता है। ऐसे ही इतिहास जो है, इतिहास, समाज, राजनीति पर मार्क्स, वेबर और फ्रायड के सिद्धांतों को सामान्यकरण के अन्य सूत्र हो सकते हैं। कोई इतिहासकार अगर इतिहास के बारे में लिख रहा है तो
हाँ वो एक काम कर सकते हैं, अगर मान लो इतिहास के बारे में लिख रहे हैं, समाज के बारे में लिख रहे हैं या पॉलिटिक्स के बारे में लिख रहे हैं, तो जाइए मार्क्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मार्क्स के बारे में, वेबर के बारे में या फिर फ्राइड के बारे में, उनसे सीख लीजिए, थोड़ा सा इनसे सोर्स मिल जाएगा कि इन्होंने कैसे इन चीज़ों पर, इतिहास पर, समाज पर, राजनीति पर उन्होंने लिखा। तो एक तरह से सोर्स के रूप में इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, इनके सिद्धांतों का। एंड बच्चों लास्ट पॉइंट है ये, इतिहासकार वर्तमान के अध्ययन से भी सामान्यकरण के स्रोत प्राप्त कर सकते हैं। आज कोई घटना घट रही है, उस घटना का कनेक्शन कहीं ना कहीं पास्ट वाले इतिहास पर से था, तो इतिहासकार करंट वाले घटना का जो एक्सपीरियंस है वो पास्ट वाली घटना पर कर सकते हैं कि हाँ करंट में ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कि पास्ट में ऐसा ऐसा हुआ हो। तो इससे क्या होता है, इतिहासकार को सामान्यकरण के सोर्स मिल जाते हैं। देखिए बच्चों, अब लास्ट हमारा जो फिनिशिंग पॉइंट होता है वो होता है एनालाइज, यानी कि निष्कर्ष। ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। प्रयास कीजिएगा कि जब टॉपिक फिनिश हो जाए तो आप कम से कम आधे पेज का कम से कम तो निष्कर्ष जरूर बता दीजिए कि आपने जो लिखा है वो फाइनलिस्ट क्या था। तो सामान्यकरण ऐतिहासिक काल का या कर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, यानी किसी भी इतिहास पर लिखोगे तो सबसे पहले आपको सामान्यकरण से गुजरना पड़ेगा। सामान्यकरण पुरानी रचनाओं से निकलते हैं और वर्तमान रचनाओं के लिए आरंभिक बिंदु की तरह काम करते हैं। सही बात है, हम जब किसी भी इतिहास पर लिखते हैं तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हमारे पास्ट से ही होती है। जब भी किसी विषय पर लिखते हैं तो उससे पुराने वाले सोर्स का इस्तेमाल करते ही हैं, और इससे क्या होता है, पुरानी रचनाओं का इस्तेमाल तो कर लेते हैं, इससे क्या होता है हमारे आने वाले जो अगले पॉइंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर हो जाते हैं अपने आप ही हमें एक डेटा मिल जाता है, एक रास्ता मिल जाता है कि हाँ हमें अब ऐसे चलना है, ऐसे लिखना है। जिन बातों की इतिहास चर्चा करते हैं हमें व्यवस्थित तरीके से उनका अध्ययन और परीक्षण करना चाहिए। सही बात है, हम इतिहासकार जिस भी बातों पर चर्चा करते हैं हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो इतिहास व्यवस्थित हो, वह इतिहास ऐसा हो कि उस पर जब हम परीक्षण करें, उस पर कोई तर्क लगाए तो वो लॉजिकली फिट बैठनी चाहिए। कोई भी इतिहासकार जब कोई इतिहास पर लिखता है तो जाहिर सी बात है वो लॉजिकली रूप से लिखता है कि कल को कोई इसके इतिहास पर उंगली न उठा दे। तो वो पूरा प्रयास करता है कि उसे क्रमबद्ध लिखे, व्यवस्थित तरीके से लिखे, हर घटना को, हर तथ्य को, कंटेंट को, आंकड़ों को इस प्रकार से वो प्रस्तुत करे कि कल को जब कोई उसका अध्ययन करे, परीक्षण करे तो उसे समझ में भी आए और उसको लगे कि हाँ ये घटना ऐसी घटी होगी। तो बच्चों ये था हमारा पूरा टॉपिक सामान्यकरण पर। आशा करता हूँ आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हालांकि एक बार में क्या होता है ना, एक बार में थोड़ा सा धुंधला सा थोड़ा सा समझ में आता है। अगर आप एक से दो बार या 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो ये टॉपिक बहुत ही ईजी आपको लगेगा, समझ में आ जाएगा। और ऐसा भी हो जाएगा कि आप अपनी तरफ से भी बहुत सारी बातें इसमें ऐड करना सीख जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई भी सुझाव हो, कोई भी बात कहनी हो। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।